हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि 11th को नहीं बल्कि 12th और 10th की जो हमारा 2022 की जो बोर्ड होने वाला है उसका मैं आप लोग का ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवाइज करवाऊंगा। तो चलिए, मैं 12th क्लास पहला चैप्टर जिसे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स कहा जाता है, उस इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से प्रीवियस क्या ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स का क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोग को रिवाइज करा रहा हूँ। अगर आप कहीं भी किसी भी कोचिंग जब पढ़े हैं तो बढ़िया, नहीं भी पढ़े हैं तो देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद एसएस फिजिक्स सर। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलना। स्टार्ट करते, चलो करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव्स आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का, बहुत इंपॉर्टेंट। कहता है यदि एक बॉडी को चार्ज किया जाता है रनिंग मेथड के द्वारा लगाकर, जब एक बॉडी को चार्ज करोगे, जैसे में क्या होता है ना, कभी कभी आपका मोबाइल का बैटरी डाउन होता है तो आप उसे चार्ज करने के लिए कभी कभी अपने स्क्रीन पर उसे लगाते हैं या किसी चीज पर लगाते हैं। क्यों? ऐसा रबरिंग करने से क्या होता है ना, कुछ उसके पास इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उस बॉडी चार्ज हो जाता है। इस मेथड को रबरिंग मेथड कहा जाता है। अब इस मेथड में जब बॉडी चार्ज होती है किसके द्वारा, रबरिंग बॉडी के द्वारा, तो उसकी मास क्या होगा, उसकी वेट क्या होगा, क्या इंक्रीज करेगा अचानक सडनली या डिक्रीज करेगा सडनली, या दोनों हो सकता है, या रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखिए, जब एक बॉडी को चार्ज की जाती है रबरिंग मेथड के द्वारा तो क्या होता है, कभी बढ़ भी सकता है वेट और कभी घट भी सकता है। तो यहाँ पर हम लोग मारेंगे बोथ। क्या मारेंगे? बोथ। यानी कि आपका आंसर होगा इंक्रीज सडनली हो सकता है, डिक्रीज सडनली हो सकता है। आपका आंसर होगा बोथ। यानी कि कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हुआ? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है द वैल्यू ऑफ 1/4 एब्सोल्यूट नॉट। यानी कहने का मतलब है ये 1/4 एब्सोल्यूट नॉट कहाँ से आता है। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पढ़े होंगे तो वहां पर फोर्स जो होता था, देखिए फोर्स जो होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के। बोलिए होता था कि नहीं? और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता था इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था वो दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का। अब जब इन दोनों को दिखाया जाता था, जब क्या होता था, एक इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मारते थे तो हमारा f जो होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q1 into q2, ठीक है, और बाई आर स्क्वायर। और जब इस प्रोपोर्शनल को हटाते थे तो कोई k कांस्टेंट होता था और इस कांस्टेंट का नाम पड़ता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू जो होता था, ये k की जो वैल्यू होता था 1/4 एब्सोल्यूट नॉट होता था। अब इसी 1/4 एब्सोल्यूट नॉट की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी मान कितना होगा। तो देखिए आप निकाल भी सकते हैं किसके वैल्यू कितना होगा। देखिए 1 बटा लिखेंगे 4, पाई की वैल्यू तो हम लोग जानना चाहते हैं 3.14। अब एब्सोल्यूट की बात करें तो एब्सोल्यूट की वैल्यू कितनी होती है, एब्सोल्यूट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर कितना होता है, पता है, 10 की पावर -12। कितना? 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होता है, ठीक है। कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करिएगा एब्सोल्यूट नॉट की तो पूरा k की वैल्यू निकल जाएगा इसका। बोलिए निकलेगा तो कितना निकलेगा, आप इसे याद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कितना निकलेगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आप बना सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर होगा ये, कौन, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जब देखिए एक क्या पार्टिकल है जो पॉजिटिवली चार्ज है। हम लोग को पता है कि कोई भी बॉडी अगर चार्ज होती है, चाहे वह नेगेटिवली चार्ज हो या पॉजिटिवली चार्ज हो, हर कंडीशन में क्या करती है, हर कंडीशन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चाहे किसी भी चार्ज की बात की जाए, अगर चार्ज मेरा पॉजिटिवली हो या नेगेटिवली हो, हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और जब भी कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे तो उस कंडीशन में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनता है, जिसे इमेजिनरी लाइंस कहते हैं। अब इस कंडीशन में हमें पूछा जा रहा है कि आखिर में जब भी कोई पार्टिकल्स अगर पॉजिटिवली चार्ज हो तो उस पार्टिकल्स के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की जाएगी उसकी डायरेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जब भी कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो मेरा ऑटवर्ड डायरेक्शन होती है, वो भी इनफिनिट तक जाती है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जब भी कोई बॉडी क्या हो, पॉजिटिवली चार्ज हो, देखिए
जब कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है तो इस चार्ज के द्वारा जो अपने चारों तरफ अराउंड टू इट्स प्रोड्यूस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अपने चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस करता है उसकी जो डायरेक्शन होती है एक्चुअली में ऑडवर्ड डायरेक्शन होती है, जो कि इनफिनाइट तक जाता है। यानी कि इसकी जो होगी ऑडवर्ड डायरेक्शन होगी, इस तरफ से बाहर की तरफ होगी इसकी डायरेक्शन, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। लेकिन अगर जब भी कोई बॉडी अगर नेगेटिवली चार्ज हो तो उस कंडीशन में उस बॉडी के द्वारा क्रिएट की गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो इनवर्ड होती है। दैट मींस कहने का मतलब अपनी तरफ होती है। यानी कि जब भी कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी तो इनफिनाइट से इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन पूछा है कि एक बॉडी है जो पॉजिटिवली चार्ज हो तो उस बॉडी के द्वारा जो प्रोड्यूस की गई क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज की जो डायरेक्शन होती है क्रिएट की गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वो होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो आपका जो यहाँ पर आंसर होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड फ्रॉम बॉडी, यानी कि बॉडी से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4। कहते हैं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है जब भी कोई चार्ज क्या हो, रेस्ट कंडीशन हो, तो वो क्या करता है, ओनली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और उस फील्ड में क्या होती है, एक फोर्स की अनुभव होता है जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होती है, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स होती है हम लोग का वो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या होती है, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। यानी कहने का मतलब जब कोई एक चार्ज क्या करे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के स्पेस में एक ऐसी फोर्स की अनुभव होती है जिससे जब किसी भी अनदर चार्ज को ले जाया जाता है तो उस चार्ज पर इफेक्ट होता है। और ये इफेक्ट एक फोर्स की वजह से होती है जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहा गया। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहिएगा तो निकालिएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा F/Q। क्या होगा, F/Q, जहाँ F जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है और Q क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो यहाँ पर ही आप इसकी यूनिट निकालना चाहिए तो क्या होगा, फोर्स का क्या होता है, अब कॉस न्यूटन होता है, और चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगा, न्यूटन पर कूलम होगा। तो आपका ऑप्शन कहां पर ही होगा, देखिए एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकला, न्यूटन पर कूलम। तो आपका ऑप्शन होगा बी, क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। समझ में आ रहा है। आगे चलिए, आगे आपका है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशनल फार्मूला क्या होगी। तो देखिए मैं आपको बताता हूं क्या होगा, निकाल के आपको बताता हूं। आपको ऑप्शन भी है लेकिन मैं निकाल के बताता हूं, ठीक है। आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं मिला रहा हूं इसको, ठीक है। देखिए मैं क्या निकाल रहा हूं, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशनल फार्मूला निकाल रहा हूं। कैसे निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, सॉरी डायमेंशनल फार्मूला। देखिए हम लोग को जैसे भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर जो फार्मूला होती है वो क्या होती है, फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज। अब ये फोर्स की क्या होगी, अब फोर्स को क्या निकालिएगा, डायमेंशनल फार्मूला। अगर आपको फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला है तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ना भी याद है तो भी देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं आसानी से। तो फोर्स की जो यूनिट होती है क्या, किसमें, बेस यूनिट में, वो होती है क्या, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होती है कि नहीं, बाय क्या, क्यू, क्यू माने इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आप 10 क्लास में भी सुने होंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होती है वो इलेक्ट्रिक करंट और टाइम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। एंड दैट मींस कहने का मतलब है कि जो चार्ज होती है वो किसी भी कंडक्टिंग कैरिंग वायर में इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो रहा कितने समय के लिए फ्लो रहा, अगर उसमें मल्टीप्लिकेशन कर दी जाए तो इलेक्ट्रिक चार्ज निकल जाते हैं। यानी इस कंडीशन में बोला जा सकता है कि Q बराबर IT होता है। तो I इज द इलेक्ट्रिक करंट, बस T इज द टाइम टेकन। तो इस कंडीशन में यहाँ पर Q के जो यूनिट होगा, दैट मींस चार्ज का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, एम्पेयर इंटू सेकेंड, यानी कि यहाँ पर होगा एम्पेयर इंटू सेकेंड होगा। अब देखिए ये क्या, पर सेकेंड स्क्वायर, ये नीचे है तो यहाँ पर नीचे आ सकता है कि नहीं, तो केजी मीटर, ठीक है, बाई एम्पेयर सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड क्या हो जाएगी, क्यू हो जाएगा कि नहीं, गुना होगा। अब इस कंडीशन में इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। तो केजी के लिए डायमेंशनल का साइन होता है एम, क्या होता है, एम, और मीटर के लिए होता है एल, ठीक है, और यहाँ पर सेकेंड के लिए होता है टी, और ऊपर जाएगा तो माइनस में, और एम्पियर के लिए होता है ए, इसको ए भी लिखेंगे तो ऊपर जाएगा तो माइनस में। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो क्या होगी, डायमेंशनल फार्मूला होगा वो एम एल टी के पावर -3 और ए के पावर -1 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होता है, देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर होगा ए, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। समझ में आया। अब आगे चलते हैं, अगला आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6,
ठीक है। कहता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, आपका ऑप्शन आपके सामने। तो देखिए मैं आपको निकाल के बताता हूं, आप यहां से ही देख सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज बना होता है IT। अब यहां से निकालिएगा तो क्या होगा बताइए, इसके लिए तो एम्पियर देंगे और सेकंड के लिए T देते हैं, यानी कि आपका ये होगा। क्या यहाँ पर मास है, तो जब यहाँ पर मास नहीं है तो दैट मींस यहाँ पर क्या केजी यूनिट है, और जब केजी नहीं रहता तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कोई भी मास का साइन नहीं देंगे। दैट मींस यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर मास तो नहीं है तो हम m के पावर 0 दे देंगे, l के लेंथ भी नहीं है तो l के पावर 0 दे देंगे, और a और t दे देंगे। यानी किस कंडीशन में इलेक्ट्रिक चार्ज की डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ढूंढिए। आपका ऑप्शन नंबर होगा ये वाला C। कौन सा होगा, C। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक कूलम इज इक्वल टू किसके बराबर होता है। तो एक कूलम जो होता है वो हमारा 3 × 10 के पावर 9 स्टैंड कूलम के बराबर होता है। अब स्टैंड कूलम क्या है सर, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की सीजीएस यूनिट है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज की सीजी यूनिट स्टैंड कूलम होता है, जिसमें एक कूलम जो होती है वो 3 × 10 के पावर 9 स्टैंड कूलम के बराबर माना जाता है। इस बात को याद रखिएगा। आगे देखिए आपका क्वेश्चन, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। आगे देखते हैं, आगे आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम। यहाँ पर कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम, वन कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वन कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप निकाल भी सकते हैं, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एक कूलम में, यहाँ पर देखिए निकालते हैं, आप निकाल भी सकते हैं या फिर आप याद भी कर सकते हैं, या आप 10 क्लास में भी आप पढ़े होंगे। देखिए नंबर ऑफ कूलम, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है कितना में, एक कूलम में। दैट मींस यहाँ पर चार्ज की वैल्यू दिया हुआ, चार्ज की मैग्नीट्यूड कितनी है, एक कूलम है, बताइए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पता है आपको। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो फॉर्मूला, देखिए सबसे पहले हमको लोग को Q बराबर जो फॉर्मूला होता है वो N ही होता है। तो इस कंडीशन में N जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज कहने का मतलब ये E का मतलब करंट, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन कैरिंग है, ये क्या इलेक्ट्रिक कैरिंग है। तो यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आपको पता होगा 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखिए सोल्व करने लगते हैं ना क्वेश्चन, तो हम लोग को यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। एक्चुअली यहाँ पर नेगेटिव होता है, लेकिन हम लोग को मैग्नीट्यूड चाहिए, और मैग्नीट्यूड हमेशा मोड में होता है कि नहीं। किसी भी अगर चीज को लिखना चाहते हैं तो आप उसकी, देखिए इस चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो वैल्यू होती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है वैल्यू, -1.602 × 10 के पावर -19 कूलम। तो यहाँ पर हम लोग को सोल्व करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज इस चैप्टर में उसकी माइनस को नहीं लेते हैं, माइनस दिखाता है कि ये इलेक्ट्रॉन है। आखिर में अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो दोनों पर क्या होती है, चार्जेस सेम होती है, बट वहां पर इसकी नेचर दिखाता है कि कौन नेगेटिवली है और कौन पॉजिटिवली है। तो यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q/E, ठीक है। Q की वैल्यू 1 कूलम, E की वैल्यू 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम, इतना होगा। आप इसे क्या करिएगा, इसे हल करिएगा। तो देखिए ये ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा कि नहीं, तो 10 ये इधर ऊपर चला जाएगा तो कितना, 10 के पावर 19 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, होगा कि नहीं। आप देखिए एक 0 इसमें दे देते हैं तो 100 हो जाएगा, उन्हें 10 के पावर कितना हो जाएगा 18, और जो 16 काट देंगे तो 6.25 × 10 के पावर 18 क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। यानी कहने का मतलब है एक कूलम में जो टोटल इलेक्ट्रॉन जो होती है वो कितनी होती है, टोटल इतना होता है, कितना 6.25 × 10 के पावर 18, कितना 18 होती है। इस बात को याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, देखिए आपका ऑप्शन नंबर होगा, देखिए ऑप्शन आपका 6.25 × 10 के पावर 18, तो 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ये आपका सही जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस क्वेश्चन का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है विच कैन नॉट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू कौन नहीं हो सकता। तो एक इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू इसमें से एक ऐसी चीज है जो नहीं हो सकता है, और वो कैसे बता सकते हैं नहीं हो सकता है सर। तो देखिए एक इलेक्ट्रिक चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी को आप किसी भी कोचिंग या स्कूल में या कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, उस प्रॉपर्टी का नाम है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। इसका मतलब क्या होता है, तो थोड़ा सा समझ जाइए। देखिए
इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। देखिए हम लोग को पता है कि क्यू बराबर क्या होती है, एनी प्लस माइनस एनी, ये होता है कि ना फॉर्मूला, क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज बराबर। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होती है, इंटेजर नंबर होती है। क्या होती है, इंटेजर नंबर होती है। तो ये हमेशा इंटेजर नंबर होगा, यानी कि जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रयास करिएगा तो एन की वैल्यू हमेशा इंटेजर आनी चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं आनी चाहिए, डेसिमल नहीं आने चाहिए। अगर फ्रैक्शनल या डेसिमल आ जाता है तो उस कंडीशन में उसे इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू नहीं माना जाएगा। इसकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी के अनुसार। तो यहाँ पर आप इसको निकालना चाहिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करिएगा, चार्ज हो गया और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से पुट कर दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी इतना ही होता है। अब इसे काट दीजिएगा तो कितना आएगा, एन की वैल्यू 1। तो एन की वैल्यू तो 1 तो हो करता है सर, यानी इंटीजर नंबर में तय करता है। तो इस कंडीशन में ये तो मेरा होगा सही। इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, 1648 होता है कि नहीं। तो यहाँ पर 0.3 इंटू 10 की पावर कितना होगा, -19 कूलम, यानी कि ये भी आपका आ गया। काटेंगे तो आएगा कि नहीं, 1648 कितना आएगा, 3 आएगा कि नहीं आपका, ये 3 और ये कितना हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। देखिए कैसे, अब इसको डिवाइड करिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम से, ये कट जाएगा, एक जीरो से एक पॉइंट से पॉइंट सोल्व कर जाएगा, यानी कि कितना आया 3। और बताइए 3 मेरा क्या है, 3 मेरा इंटीजर नंबर है, यानी एन की वैल्यू इंटीजर हो जाता है तो उस कंडीशन में उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी का नाम पड़ता है क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आप 61.6 से क्या करिएगा, डिवाइड करिएगा, तो ये तो कट जाएगा पूरा, और पॉइंट से पॉइंट, और कितना बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा, नहीं कितना बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा, 16 6 96 यानी कि 6, और 6 क्या है मेरा, एक इंटीजर नंबर है, यानी कि एन की वैल्यू डेसिमल नहीं आ रहा है, एक डिफरेंट वैल्यू आ रहा। तो उस कंडीशन में हम लोग इसी प्रॉपर्टी का नाम क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी पड़ता है। समझ में आ रहा कुछ। आगे देखिए, यहाँ पर आप क्या करिएगा, इसे 16 से डिवाइड करिएगा, 1.6 गुने 10 की पावर -19 कूलम, ये तो पक्का कट जाएगा, लेकिन ये से ये भी, लेकिन 16 से जब डिवाइड करिएगा 5.6 को या फिर 56 को, तो पक्का ये क्या करेगा, ये डेसिमल के रूप में आएगा। करके देख लीजिए आप। देखिए 16 से भाग करें 56 में, तो देखिए यहाँ पर 16 भागा कितना करते हैं 56, देखिए कितना आता है, देखिए 16 48 होगा कि नहीं, कितना बचेगा बताइए, 8 बचेगा। अब पॉइंट देंगे 16 85, कितना आया 3.5, और जब 3.5 आ गया, क्या आया 3.5, क्या 3.5 को इंटीजर नंबर कहेंगे, नहीं कहेंगे। 3.5 एक फ्रैक्शनल नंबर है, एक डेसिमल नंबर है। तो हम लोग का एन का मतलब था किससे आने चाहिए, एक इंटीजर नंबर आना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है 3.5। तो सो हम लोग कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो वैल्यू जो है वो 5.6 इंटू 10 की पावर -1 कूलम नहीं हो सकता। और ये इतना इंपॉर्टेंट ज्यादा है कि कभी नहीं, एक साल बीच करके ना कभी कभी पूछी देता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कौन, ये एक कौन सी प्रॉपर्टी से, क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी से, ये ऐसी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को उतारिए, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग का क्या, नेक्स्ट 10 9 तक आप लोगों को बता दिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो 10 में हम लोग को कहता है ना कि एसआई यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का एसआई यूनिट क्या होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर कुछ ऑप्शन, उस ऑप्शन में से आप लोग को बताइए कौन सा लग रहा है कि सही होगा, बताइए। तो यहाँ पर देखिए, हम आप लोग देखिए, आप पढ़े होंगे कहीं कोचिंग में, क्या पढ़े होंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में जो डिस्ट्रीब्यूशन जो किया जाता है वो मेनली तो 2 ही तरह से किया जाता है, लेकिन इस तरह से अगर देखा जाए तो यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली होती है, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्मली जो होती है 3 तरह का होता है, ठीक है। एक होता है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एक होता है आपका सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, और एक होता है वॉल्यूमेट्रिकल डेंसिटी ऑफ चार्ज, यानी कि 3 तरह का होते हैं। तो आपका यहाँ से पूछ रहा सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज देखिए, लीनियर की बात की, किसके लिए, लीनियर, तो लीनियर का मतलब था लेमडा पर आपको पता होगा चार्ज अपॉन क्या, लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन लेंथ को हम लोग लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज कहा जाता है, ठीक है। और सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का मतलब सिग्मा में आता है क्यू, यानी चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का मतलब देखिए मतलब लेमडा का मतलब होता है कि किसी भी कंडक्टिंग वायर के लंबाई, किसी भी पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज कॉल्ड
क्या, लैम्डा, मतलब लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। बट किसी भी कंडक्टिंग वायर की कितनी एरिया से, पर यूनिट एरिया से फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक चार्ज जो होती है वो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज होती है, और एक वॉल्यूमेट्रिकल डेंसिटी ऑफ चार्ज होती है जिसे हम लोग रो बोलते हैं, और क्यू अपॉन वॉल्यूम होता है। मतलब बॉडी की, किसी भी बॉडी की 3D बॉडी में कितनी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसके पूरे वॉल्यूम में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी रेशियो को वॉल्यूमेट्रिकल डेंसिटी ऑफ चार्ज कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर तो पूछ रहा है द एसआई यूनिट ऑफ द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इसको बोलेंगे। देखिए तो इसका एसआई यूनिट पूछ रहा है सिग्मा, तो सिग्मा चार्ज का होता है कूलम, इसका क्या होता है एरिया स्क्वायर, यही होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होगा सोच सकते हैं, यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन वाला होगा, देखिए कूलम पर एरिया, एरिया क्या होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है कि नहीं, मीटर स्क्वायर, तो आपका ऑप्शन होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का यूनिट, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का यूनिट। देखिए आपका आता है क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है ट्रू रिलेशन बिटवीन ऑफ सॉलिड इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री ऑफ द मीडियम, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं। इसका मतलब होता है क्या, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एम से मीडियम समझेंगे, ठीक है, बाकी इसको इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोला जाता है, लेकिन एम का मतलब मीडियम, आर का मतलब रिलेटिव, समझ में आया। हाँ, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फ्री स्पेसेस, यानी फ्री स्पेस, दैट मींस कहने का मतलब है एयर की जिसको बात की जाता है, ठीक है ना। तो ये कोई भी रिलेटिव किसी भी मीडियम के क्या होगा, रिलेट होगा, मतलब किसी भी एक मीडियम के संबंध में बतावेगा, और मीडियम कोई मीडियम हो सकती है, यानी अलग अलग मीडियम बोलेंगे। तो पूछा ट्रू रिलेशन बिटवीन ऑफ सॉलिड इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, दैट मींस एम, एंड इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसेस जिसे ई नॉट बोलेंगे, एंड रिलेटिव परमिटिविटी जिसे ई आर बोलेंगे। ये तीनों में से सही संबंध क्या, ट्रू रिलेशन क्या इन तीनों के बीच में। तो देखिए आप लोग को बताया गया था, देखिए आपको पता होगा, आपको क्या पता होगा, देखिए आपको पता होगा कि हम लोग का जो क्या होती है, देखिए आपको पता होगा कि जो फार्मूला जो होते हैं किसके, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री, सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, जिसे के बोलते हैं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी को। अब देखिए रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, या फिर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बराबर फार्मूला आपका होता है, देखिए एब्सोल्यूट नॉट क्या होता है, सॉरी एब्सोल्यूट नहीं बल्कि क्या होगा, मीडियम, यानी कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेसेस, यानी कहने का मतलब है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसेस एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, यानी कि मीडियम में परमिटिविटी और फ्री स्पेस का क्या होगा, परमिटिविटी की रेशियो जो होती है वो रिलेटिव परमिटिविटी देती है, यानी कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट देती है। तो इस कंडीशन में मेरा जो फॉर्मूला होगा वो ई आर बराबर ई एम बटा ई नॉट होती है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को पता करना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ से देखिए ई आर बराबर क्या मेरा ई वाला होता है एब्सोल्यूट नॉट बटा ई एम, तो नहीं, बल्कि ई आर बराबर होता है ई एम बटा एब्सोल्यूट नॉट, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर देखते हैं, ठीक है, देखिए ये ई आर और ये के तो दोनों बराबर होता है, तो सबसे पहले तो दोनों बराबर, तो ऊपर नीचे तो नहीं हो सकते, दोनों एक ही चीज है, और जब एक ही चीज बराबर नहीं हो सकते तो ये भी नहीं होगा, ऑफ कोर्स ये नहीं होगा। अब बात करते हैं किसकी, एब्सोल्यूट नॉट की। यहाँ पर एब्सोल्यूट नॉट ई एम इंटू ई आर दे रहा है, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट नॉट आप निकालिएगा तो क्या आएगा, ये इधर चल जाएगा, ई आर नीचे चल जाएगा, तो ऑफ कोर्स ये भी नहीं होगा, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 20 सही जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर बी। कैसे, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, देखिए ई एम निकाल सकते हैं, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कैसे निकालेगा, क्रॉस गुना कर देंगे, तो एब्सोल्यूट नॉट इनटू परमिटिविटी ऑफ द रिलेटिव, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी आएगा जिसे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देखिए रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है, देता है क्या, मीडियम का परमिटिविटी, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। समझ आया। हाँ, आगे चलते हैं, द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर आयरन इन द फ्लोइंग। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे हम लोग के से बोलते हैं, ठीक है, ये के की वैल्यू क्या हो सकता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे बोलते हैं। तो देखिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो किसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फॉर आयरन के लिए, तो आयरन एक प्रकार की क्या, एक प्रकार की मेटल है। देखिए हम
आप लोग किसी भी कोचिंग में पढ़े होंगे, ठीक है। क्या पढ़े होंगे कि किसी भी अगर बात की जाए मेटल की, तो मेटल की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है वो इनफिनाइट होती है, चाहे कोई भी मेटल हो। अगर मेटल बात की जाए, चाहे जिंक की, चाहे कॉपर की, चाहे आयरन की, चाहे एल्युमिनियम की, किसी भी प्रकार की मेटल की बात की जाए तो उस मेटल की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है वो इनफिनाइट होती है। लेकिन अगर बात की जाए स्पेशल मीडियम वाटर की, तो वाटर की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है वो मेरा 80 होती है। लेकिन देखिए आपका अगर एग्जाम में 80 या 81 आए तो आपका आंसर वही होगा। अगर आपके एग्जाम में 80 आता है तो 80 मारेगा, 81 आता है तो 81 मारेगा। और हाँ, ये दोनों में से कोई एक नहीं दे सकता। अगर दोनों में से एक देता है तो अब याद रखिए कि चाहे 80 ऑप्शन आपका 81 दोनों ऑप्शन है किसके लिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। तो वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आप मारिएगा वहां पर ही आप मारिएगा कितना, 80। कितना मारिएगा, 80, अगर आपका आता है तो। इस बात को याद रखिएगा। ये 81 भी अगर 81 आता है तो 81 मार सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके लिए, वाटर के लिए। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होती है एयर के लिए वो 1 होता है। इस बात को याद रखिएगा। और किसी भी मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो उस किसी इनफिनाइट और 1 के बीच होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखो पता करते हैं। आगे चलिए, तो यहाँ पर पूछा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर आयरन। मैंने बताया कि किसी भी आयरन सब्सटेंस के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है K की वैल्यू वो इनफिनाइट होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है व्हाट इज द रेंज ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एनी मीडियम इन द फॉलोइंग। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि देखिए जैसे मैं आपका बहुत बता ही रहे थे कि किसी भी मीडियम के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो रेंज होती है वो 1 और इनफिनाइट के बीच होती है। अगर 1 की बात की जाए तो वो मेरा एयर मीडियम के लिए होगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर इनफिनाइट की बात की जाए तो उसके लिए जो मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो मेरा इनफिनाइट होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी मीडियम की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो सकती है वो 1 और इनफिनाइट के बीच में हो सकती है। तो इस तरह से मेरा जो आंसर होगा वो मेरा ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं कि बीच में किसकी बात कर रहे हैं, बीच के बीच की बात कर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन देखिए यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है किसी भी मीडियम के लिए वो आपका क्या होता है, 1 से ग्रेटर देन एंड इक्वल होती है, इनफिनाइट से लेस देन एंड इक्वल होती है। तो इस कंडीशन में आपका आंसर होगा डी, 1 से ग्रेटर देन एंड इक्वल और इनफिनाइट से इक्वल एंड लेस देन। तो इस कंडीशन में आपका जो रेंज होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एनी मीडियम, ये ऑप्शन नंबर डी 4 क्वेश्चन किसके लिए, 13 क्वेश्चन के लिए। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 में क्वेश्चन नंबर में देखिए क्या कहता है। इसमें थोड़ा नॉमिकल इसको बनाना पड़ेगा आप लोग को। देखिए आप समझिएगा ध्यान से, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको, चाहे तो आप बना सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कहता है 14 में कि फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी 10⁶ इलेक्ट्रॉन रिमूव देन तो व्हाट मे बी चार्ज ऑन द बॉडी। देखिए एक क्या, एक हमारा न्यूट्रल बॉडी है, मान लीजिए क्या है, मेरा एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी। अब ये न्यूट्रल बॉडी क्या करता है, देखिए क्या करता है, फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी इतना इलेक्ट्रॉन रिमूव, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एन है वो कितना करता है, 10⁶ इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। तो इस बात को याद रखिएगा। देखिए आप लोग पढ़े होंगे रिमूव का मतलब होता है पॉजिटिव, रिमूव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, और एडेड का मतलब क्या होता है, निगेटिव। एडेड का मतलब निगेटिव। कैसे पहचाने सर, तो देखिए चार्ज कब पॉजिटिव आता है किसी भी बॉडी पर और कब नेगेटिव, इस बात को ध्यान से देखिए। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रिक चार्ज को लॉस करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को लॉस करता है तो उस बॉडी पर पॉजिटिवली आयंस आती है। फॉर सोडियम के देख लीजिए, सोडियम क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है जिसके कारण सोडियम पर पॉजिटिवली चार्ज है। लेकिन अगर बात करते हैं क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन को एडेड करता है, इस कंडीशन में इसे निगेटिवली चार्ज आ जाता है इस पर। तो इसी तरह से रिवोक का मतलब होता है त्यागना, दैट मींस कहने का मतलब इस बॉडी पर पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज जो होगा वो मेरा पॉजिटिव होगा, ठीक है। आगे तो इससे पूछ रहा है कि चार्ज कितना होगा, यानी कि क्यू का वैल्यू पूछ रहा है। तो क्यू का होता है NE, तो n की वैल्यू कितना है, 10⁶, और e की वैल्यू कितना होता है हम लोग को पता है, इसकी वैल्यू जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये होता है कि नहीं, बोलिए होता है। तो आप यहाँ से निकाल दीजिए, तो यहाँ पर 1.6 गुने 10⁻⁻⁶ इसको घटाइए कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻13 कूलम। ऑप्शन नंबर ये देखिए, आपका ऑप्शन कौन सा है, ढूंढिए आपका ऑप्शन। हाँ देखिए तो निगेटिव तो नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, 19 तो है नहीं, यानी कि आपका आंसर होगा करेक्ट ए। कैसे, 1.602। अगर आप यहाँ पर पूरा वैल्यू लीजिएगा तो 1.602 होता है कि नहीं, ई का वैल्यू इंटू 10⁻⁻⁹, और इसको हल करिएगा तो कितना आएगा, 1.602 ये ना आएगा, तो 10 पर कितना हो जाएगा, -13 कूलम हो जाएगा कि नहीं। इस तरह से आपका जो क्या होगी आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। देखिए इस वीडियो का लास्ट क्या कहता है क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट किसके बराबर होता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट किसके बराबर होता है। तो देखिए किसके बराबर होता है, आपका ऑप्शन नंबर जाएगा यहाँ पर ही, देखिए कौन सा जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ये। देखिए आप इतना तो पढ़े होंगे ना, देखिए 1 कूलम जो होता है कितना, 1 कूलम वो 3 × 10 के पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, 1 कूलम 3 × 10 के पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के बराबर होता है। तो इस कंडीशन में ESU निकालिएगा तो ये गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो 1/3 × 10 के पावर 9 होगा। अब इसे 1 में भाग दीजिएगा, 3 से भागा 1 में दीजिएगा तो 0.34 आएगा, और इसको ऊपर भेजिएगा 10⁻⁹ सॉरी 10⁻⁹। तो इस तरह से इतना क्या आ गया मेरा कूलम आ गया, कितना में, एक ESU में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी हो जाएगा। तो चलिए इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, अब वीडियो को खत्म करते हैं, यानी कि अब हुआ हम लोग का इस वीडियो करते हैं समाप्त। ठीक है, तो ये था मेरा पार्ट 1। अगले वीडियो का इंतजार करिए, पार्ट 2 में आपका और इंपॉर्टेंट कोई ऑब्जेक्टिव का क्लियर किया जाएगा, उसके बाद आप लोग को सब्जेक्टिव किया जाएगा। तो उससे पहले इंतजार मेरे वीडियो को करते रहिए। गुड बाय।